हाय सॉरी, वेलकम ऑन सनी स्पीक्स। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया ऋचा जी। आप बताइए, आप कैसे हैं? बिल्कुल अच्छी हूँ। और मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि एस्ट्रोलॉजर, वो भी इतनी यंग एज में, कब से ये शौक शुरू हुआ? देखिए, ये शौक मुझे एज अ पैशन मैंने फॉलो करना शुरू किया था, इसकी पढ़ाई। और इसका कारण स्टॉक मार्केट थी, क्योंकि मैं एक बीकॉम ग्रेड हूँ, एमबीए पोस्ट ग्रेड किया हुआ है। और उसके बाद मैं स्टॉक मार्केट एनालिस्ट के कुछ कोर्सेज भी कर चुका हूँ, और आई वाज इन कम्प्लीटली इनटू मार्केट्स। तो हम्म। उस टाइम पे मैं चंडीगढ़ होता था, और उस टाइम पे मेरे बॉम्बे में कुछ ऐसे मित्र थे जो कि एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेकर मार्केट्स प्रेडिक्ट करते थे बहुत अच्छी एक्यूरेसी से। तो हम्म। वो एक सीड था, वो एक बीज था। जब मुझे आश्चर्य हुआ कि एस्ट्रोलॉजी इतनी डीप भी कैसे हो सकती है कि वो इतना बड़ा इवेंट जो कि स्टॉक मार्केट है उसको प्रिडिक्ट कर पाए। तो वहां से मेरी रुचि शुरू हुई, वहां से इंक्लिनेशन शुरू हुआ। तो ये बात है 2014 की, 2014 के नवंबर या दिसंबर की। तो वो था जब इस सफर की शुरुआत हुई। तो जैसे जैसे और डीप में जाता गया, और जब मैंने अपना खुद का हॉरोस्कोप अच्छे से एनालाइज करना देखा, तो मुझे लगा कि इस साइंस से, एस्ट्रोलॉजी से, मैं काफी लोगों की मदद कर सकता हूँ। और इसीलिए फिर 2019 में मैंने ये ठान लिया कि इसको मैं एज अ प्रोफेशन फॉलो करूंगा, और मैं काफी लोगों की मदद कर पाऊंगा इससे। क्या बात है! और क्योंकि आप एक विजनरी भी हैं, तो भाई मुझे देख के क्या विजन्स आ रहे हैं, प्लीज बताइए, आई वुड लव टू नो। तो कुछ कुछ पर्सनल चीजें ऋचा जी, जो शायद आपको लाइव पसंद नहीं आएगी, तो मैं ऑफ एयर, इसके बाद जब ये सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन आपका, अगर मैं आज के रूटीन की बात करूं, तो आज आपके खाने के पैटर्न्स जो हैं वो शेड्यूल से हटके रहे हैं। और एक मील या तो आपका स्किप हुआ है, या ऑफ टाइमिंग पे आपने खाना खाया है आज। क्या बात है! तो दूसरी जो प्रिडिक्शन दिख रही है वो आपकी पर्सनल लाइफ से काफी ज्यादा रिलेटेबल है, इसलिए वो मैं यहाँ पे शेयर करना नहीं चाहता। लेकिन जरूर ये एपिसोड खत्म होने के बाद मैं जरूर आपको बताऊंगा, आपसे शेयर करूंगा वो चीज, और डन उसको डन। उपाय भी देने वाले। डेफिनेटली। आई तो गेस आई गेस आपको आपको कहीं ना कहीं हिंट मिल गया है मैं किस विषय पे आपसे बात करने वाला हूँ इसके बाद। लग तो रहा है मुझे। क्योंकि काफी लोगों ने मुझसे वही चीज बोली है, तो होपफुली आप भी वही बोले तो मैं कंफर्म हो जाऊं। जरूर जरूर ऋचा जी, जरूर। तो बिग बॉस के घर में होके आए आप सौरीश, और सबसे मिल जी करके आए। सबसे जी। ज्यादा इम्प्रेसिव पर्सनालिटी किसकी लगी आपको? देखिए, जो इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी थी जिससे मैं बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाया, उसमें से एक निमृत जरूर है। उसके कुछ पर्सनल रीजंस भी हैं, क्योंकि जैसे कि अगर आपने देखा होगा निमृत की वॉल पर आज जो पोस्ट है, आज की स्टोरी, वो ये है कि उनके पेरेंट्स को मैं कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि निमृत को एक मूवी भी मिल चुकी है, जो एकता कपूर जी ने उन्हें साइन किया है नई मूवी के लिए, LSD 2। और हम्म। निमृत के साथ मैंने एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है, जो शायद निमृत को और उसकी फैमिली को भी नहीं पता था। हम्म। निमृत जो है, मैं फिरोजपुर होम टाउन को बिलोंग करता हूँ, वो मेरा होम टाउन है, और मैं 20 साल वहां रहा हूँ फिरोजपुर में, और मेरी कॉलेज जो है वो सारा फिरोजपुर का ही है। तो मेरी वाइफ जो है वो भी फिरोजपुर से ही है, तो माई वाइफ एंड निमृत यूज टू बी क्लासमेट्स। तो जब ये बिग बॉस ऑन एयर आना शुरू हुआ, जो इसका पहला इंट्रोडक्शन का एपिसोड था, तब मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि ये हमारे ही स्कूल में थी और ये मेरी क्लासमेट थी। तो उस समय मैं उससे 2 या 3 साल सीनियर रहा होऊंगा। तो यही चीज मैंने कल जब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था, तो ये मैंने इंसाइट उनको कल दी है कि उनके डैड जब आर्मी में पोस्टेड थे फिरोजपुर में, तो वहां पर एक ये हमारा एक पर्सनल कनेक्ट भी है, और ऊपर से वो पंजाब की है, पंजाब की शेरनी है। तो वहां से मैं बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाया निमृत को। और इसी के साथ साथ स्टैन, जब मैं घर के अंदर एंटर किया, तो स्टैन सबसे ज्यादा लीस्ट इंटरेस्टेड था अपना हॉरोस्कोप के बारे में या अपने फ्यूचर को हम्म। जानने के बारे में। लेकिन अगर आपने पूरा एपिसोड वो देखा होगा, तो सबसे ज्यादा इंट्रीगिंग जो है वो स्टैन के ही एक्सप्रेशंस रहे हैं। और स्टैन ही एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसने मेरे को बोला कि हम अब से भाई हैं। या राइट। या शिव के साथ मैं बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाया हूँ, और इसी के साथ प्रियंका से भी बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाया हूँ। ओके। शालीन और जी टीना का झगड़ा ऑफ कोर्स आप भी देख रहे होंगे, तो उनकी जी। उनकी कुंडली क्या बोलती है? इतना ज्यादा अप्स डाउन्स, मतलब क्या है? देखिए, थोड़ा सा तो मैं भी फॉलो कर रहा था बिग बॉस को। जब हम्म। मेरे प्लान्स भी नहीं थे एज एस्ट्रोलॉजर जाने के, आई हैव बीन अ बिग बॉस फैन, और मेरे साथ साथ सारी मेरी फैमिली भी शुरू से देखती आई है। तो जब मैं फॉलो कर रहा था, तो मेरे को मतलब टीवी से ही उतने विजन आ रहे थे कि जब इनिशियली शुरू हुआ, तो शालीन के तरफ से जो उनका वीनस है, प्रोमिनेंट है, तो हम्म। उनके तरफ से इमोशंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। हम्म। लेकिन जैसे जैसे गेम निकलती गई, और जैसे जैसे उन्हें पता लगता रहा कि टीना उन्हें काफी हद तक यूज कर रहे हैं, तो इसके ऊपर वो कंफ्यूज क्यों रहे, वो उनके बुरे राहु की वजह से है। क्योंकि ऋचा जी, इससे पहले भी मेरी काफी इंटरव्यूज हुई हैं, और मैंने उन्हें बताया है, घर का टोटल एक्सपीरियंस मेरा 2.5 से 3 घंटे का रहा है पूरे घर में।
अब शो के खुद के एक फॉर्मेट होते हैं और एक टाइम बाउंडेशंस होती हैं, हम्म। जिसकी वजह से मेरा जो टेक है शो में रिलेटेड वो 3 घंटा नहीं रह पाएगा, लेकिन उन्होंने वो काट के जितना एडिट हो सकता था उन्होंने 20 से 22 मिनट की इंटरेस्टिंग चीजें बताई हैं। लेकिन जो 2.5 से 3 घंटे का मेरा जो टाइम था अंदर, एवरी मिनट वॉज ऑल अबाउट प्रिडिक्शंस। मतलब मैं इधर उधर की बातें की नहीं है, वो 2.5 से 3 घंटा सिर्फ प्रिडिक्शंस दिए हैं। अगेन काफी कुछ मिस आउट हुआ है जो ऑन एयर नहीं आ पाया, और काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो शायद मेरे व्यूअर्स को, बिग बॉस के व्यूअर्स को नहीं दिख पाई। ओके, तो तो बताना चाहेंगे? अगेन 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 कमिंग बैक टू शालीन एंड टीनास पॉइंट, देखो हम्म। शालीन का इस टाइम राहु थोड़ा सा खराब चल रहा है, तो राहु जब कुंडली में खराब हो जाए और ऑरा में खराब हो जाए वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। सो राहु कंफ्यूजन का कारक भी है, राहु फोकस का कारक भी है। राहु अच्छा होता है तो आदमी बहुत फोकस्ड होता है, बहुत वर्सेटाइल हम्म। होता है, और हम्म। राहु अगर खराब होना शुरू हो जाए तो आदमी को समझ नहीं आती कि क्या सच है, किस साइड चलना चाहिए और क्या डिसीजन मेकिंग में रहना चाहिए। तो हम्म। इसलिए उनके राहु को ठीक करने के लिए मैं उधर उनको रेमेडीज भी देता है, आई एम श्योर अगर वो उस पर काम करेंगे तो वो काफी स्टैंड आउट कर पाएंगे इस शो में अभी। ओके। प्रियंका की जो फैंस हैं और अंकित के जो फैंस हैं, उन्होंने ट्विटर पे भर भर के लिखा है कि भाई आपने तो उनकी जोड़ी को घर में जाते ही अलग कर दिया। तो देखिए लोग इसका बहुत मेरे को दुखी काफी हो गए। बैकलैश, प्रियंकित प्रियंकित जो एक ट्रेंडिंग हैशटैग है ट्विटर पे और हर सोशल मीडिया पे, तो हम्म। प्रियंकित के फैंस को शायद मेरी बात पसंद नहीं आई, और काफी लोगों ने ये भी कहा ये तो आपने बिग बॉस वालों की स्क्रिप्ट ही पढ़ी है। हम्म। जैसे कि मैंने पहले भी इंटरव्यूज में कहा है, सी एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी सीरियस सब्जेक्ट, और मैं इसको अपने एक धर्म की तरह लेता हूँ क्योंकि मैंने बहुत पैशनेटली इस चीज को सीखा है। तो अगर आप कोई धर्म से चीज सीखते हो और उसको अपना धर्म मानते हो, आप कभी भी उससे खिलवाड़ नहीं करोगे। तो प्रियंका को बोलने का मेरा मतलब यही था, और अगेन शो की टाइम बाउंडेशंस होने की वजह से और भी चीजें जो थी जो मैंने प्रियंका को बोली जो ऑन एयर नहीं हो पाई, केवल अंकित ही नहीं, अंकित के साथ मैंने प्रियंका को ये भी बोला था कि आने वाले 1.5 साल किसी भी तरह के रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं है। यहाँ पे मैंने स्पेशली अंकित तो अलग से मेंशन किया था, हम्म। लेकिन साथ में ये भी बोला था कि इसके अलावा कोई और रोमांटिक रिलेशनशिप पे भी अगर मैं कमेंट करूं, वो आने वाला 1.5 साल आपके लिए कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप सिर्फ अपने प्रोफेशन की तरफ फोकस करने वाले हैं तो आपका भविष्य बहुत उज्जवल दिख रहा है, और उसका आने वाले टाइम में आप प्रमाण देख पाएंगे। ओके। ओके। जी। निमृत की आपने बात बोली, निमृत अंदर बहुत इनसिक्योर दिख रही हैं, मतलब आपने भी देखा होगा, ऑफ कोर्स उनका एक ही टारगेट होता है, प्रियंका प्रियंका प्रियंका। तो ऐसा क्यों है वो इतनी, और शिव को लेके भी बहुत ज्यादा। जी पहले पहले मैं प्रियंका पे कमेंट करूंगा। देखिए जी, दोनों ही कलर्स के फेस है और दोनों ही सेम एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो ये बात बहुत ही एक नॉर्मल बात है कि अगर दो इक्वल ही एज के और इक्वल ही सेम प्लेटफॉर्म को बिलोंग करते हैं तो थोड़ा सा रिफ्ट होना नॉर्मल है। और एक दूसरे को नीचे दिखाने की ताकत, ताकि अगर सामने वाले को नीचे दिखाओगे तभी मेरा नाम ऊपर होगा और तभी मैं कलर्स को ज्यादा अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर पाऊंगी। तो ये ह्यूमन बिहेवियर भी है। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, जो कि मैं उनके ऑरा में पढ़ पाया हूँ, आप आने वाले टाइम में उनकी अच्छी दोस्ती भी देख पाओगे। अगर कोई भी इवेंट्स में अगर साथ मिलते हैं तो आप उन दोनों की फोटोज इकट्ठी आप देख पाओगे आने वाले टाइम। ओके। और किसको रही देखो? बात शिव जी। की, हम्म। और रही बात शिव की जो आपने पूछा, निमृत और शिव का रिलेशन, देखिए उस रिलेशन में काफी हद तक जो कि उनके ऑरा से बहुत क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा था, दोनों के ऑरा से एक बहुत अच्छी दोस्ती वो शेयर कर रहे हैं। दोनों का वीनस बहुत, वीनस और मंगल, वीनस और मंगल क्या है? वीनस होता है ऑपोजिट सेक्स, वीनस का मतलब सिर्फ रिलेशनशिप्स नहीं है, हम्म। वीनस का मतलब ऑपोजिट सेक्स भी है, और मंगल का मतलब होता है दोस्ती यारी। तो उन दोनों के ऑरा में जो वीनस और मंगल की दोनों की एनर्जीज थी वो बहुत पॉजिटिव थी, और इसी वजह से मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूं कि उनका जो अभी जो अंदर आप एक दोस्ती का रिलेशन देख रहे हो वो काफी हद तक प्योर है। ओके। तो किसको देख रहे हैं तीन स्ट्रॉन्ग जो टॉप थ्री हो सकते हैं? देखिए जी, टॉप थ्री की मैं बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ टॉप 4 की बात करूंगा। तो सलमान सर ने भी मुझे स्टेज पर यही पूछा था कि आपको विनर कैपेबिलिटी किस पे दिख रही है, और मैंने सलमान सर को भी यही बात बोली थी कि मैं एस्ट्रोलॉजी जो कि हॉरोस्कोप रीडिंग है वो पिछले 7 साल से फॉलो कर रहा हूँ। ये जो फेस रीडिंग है ये मैं पिछले 1.5 साल से डेवलप कर रहा हूँ, है ना। इसी इसी कारण फेस रीडिंग अपने में इतनी सक्षम नहीं कि वो एक सीधा सीधा विनर को अनाउंस कर पाए। अगर मेरे पास सभी के हॉरोस्कोप होते तो मैं डंके की चोट पर विनर का नाम अनाउंस करता और वही विनर होता, इस बात की मेरे को पूरा पूरा आश्वासन है। हम्म। लेकिन अगर मैं फेस रीडिंग की बात करूं तो फेस रीडिंग से जिसका मेरे को और बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहा था, तो मैंने सलमान सर को भी यही कहा है
इसके बहुत टफ फाइट है, 51-49% का बहुत टफ फाइट है, जिसमें 51 में प्रियंका को देता हूँ और 49 में प्रियंका को देता हूँ। इसी के साथ मैंने दो चीजें और ऐड ऑन की थी जो कि ऑन एयर हुई हैं। सुम्बुल को मैंने बोला कि अगर 8 फरवरी तक टिक पाते हैं, यानी फिनाले तक अगर टिक पाते हैं, कोई आश्चर्य नहीं होगा कि वो भी विनर बन जाए। लेकिन मेरा ये प्रिडिक्शन करना आपस में ही एक क्वेश्चन मार्क है। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अगर आप 8 फरवरी तक टिक पाए, इसका मतलब ये भी है कि फिनाले तक पहुंचना उनके लिए बहुत मुश्किल रहने वाला है। लेकिन अगर फिनाले में पहुंचे तो वो आपको जरूर टॉप 3 टॉप 4 में सुम्बुल तौकीर खान भी आपको आती दिखेंगी। इसके साथ शालीन को मैंने एक उपाय दिया है, अगर, और मैंने उन्हें बिहेवियर चेंजेस करने को बोला है, अगर वो फॉलो करेंगे तो उनको भी आप टॉप 3 में देख पाओगे। जैसे कि मैंने सलमान सर को कहा था, जो कि ऑन एयर हुआ है, कि भविष्य बदलना, डेस्टिनी को चेंज करना हमारे खुद के हाथ में भी है। अगर बिहेवियर चेंजेस को फॉलो कर लिया जाए तो शालीन भी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी निकल कर आएंगे इस शो के लिए। ये तो कंटेस्टेंट्स हो गए। सॉरी, घर के अंदर जब घुसे तो एक वाइब्स आती होगी, जहां पर भी आप जाते हैं, एंट्री करते हैं, कैसी वाइब्स थी वहां की और क्या ऑरा था? देखिए जी, जब मैं घर के अंदर एंटर किया तो बिग बॉस ने बहुत ब्यूटीफुली अनाउंस किया कि जैसे कि शो अपने अंतिम चरण पर है, और मैं ये मेक श्योर करूंगा, बिग बॉस ने ऐसा बोला अनाउंसमेंट में, कि मेरे जो कंटेस्टेंट्स हैं, मेरे जो प्यारे कंटेस्टेंट्स हैं, उनका भविष्य यहाँ से निकलकर और भी उज्जवल हो। इसके लिए मैं एक विजनरी मेंटोर और एस्ट्रोलॉजर सौरी शर्मा को यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ, जो कि आपका भविष्य बता पाए। और जब मैं अंदर एंटर किया तो मैंने बहुत ही कैजुअल वे में, कोई भी, मतलब मेरे को थोड़ा सा पहले हेजिटेशन हो रहा था कि कैसे वो चीज एस्ट्रोलॉजी को लेने वाले, और कुछ लोग इंटरेस्टेड भी नहीं लग रहे थे। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, अगर आप पूरे एपिसोड में स्टैन का देखोगे कि जब मैं अंदर गया तो स्टैन वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड। एक दो कंटेस्टेंट्स के बारे में जब मैं बता रहा था तब भी उनका इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता गया, और सबसे बढ़िया रिएक्शंस जो हैं वो स्टैन के ही रहे हैं। इंटरेक्ट करना बहुत बढ़िया रहा। मैंने उस पूरे 3 घंटे में 3 से 4 वाटर ब्रेक्स ली थी, और जब भी वाटर ब्रेक ली थी मैंने ऐसे ही बहुत कैजुअल वे में सबसे बात किया था, इंटरेक्ट किया था। लेकिन बिग बॉस बीइंग बिग बॉस, तो जब मैं लास्ट वाटर ब्रेक थी तो मैंने सौंदर्या का हॉर्स को बताना रह गया था, तो मैंने एक बहुत ही एक उन्हें सरकास्टिकली एक कमेंट बोला कि मेरी बॉटल का कलर आपकी ड्रेस, आपके आउटफिट के साथ मैच कर रहा है। तो अपने आप को ये मैं सब बातें क्यों कर रहा था, ताकि उनको भी कंफर्टेबल लगे और मैं भी एक कंफर्टेबल जोन में रहूं, ताकि हम कनेक्ट कर पाए। आप अगर देखेंगे कोई भी कंटेस्टेंट डिनायल में नहीं था, किसी कंटेस्टेंट ने ये नहीं बोला कि नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। जैसे कि अगर आपने देखा हो, मैंने टीना को इनिशियल्स भी बताए थे। अगर डिनायल होता तो वो मना भी कर सकते थे कि नहीं ऐसा नहीं है, बट उन्होंने क्या बोला, मे बी। अब मे बी का मतलब तो हाँ ही है ना। 100%। तो एंड शी वो वाज वेरी इसलिए हो हैप्पी। पाया। यस एग्जैक्टली। तो वो तभी हो पाया कि हम अच्छे से, मैंने कोशिश की कि मैं अच्छे से सबके साथ एक अच्छा रिलेशन और एक बहुत जेन्युइन वे में उनसे इंटरेक्ट कर पाऊँ, ताकि उनके लिए भी बहुत इजी रहे और मेरे लिए खुद के लिए भी बहुत इजी रहे उनसे इंटरेक्ट करना। अभी घर में टॉप 8 बचे हैं, उनमें से कौन कमजोर ऐसा लग रहा है कि अब इसके जाने की बारी है? देखिए, कमजोर तो कोई भी नहीं है। देखिए, पूरे भारत में बिग बॉस में केवल 16 कंटेस्टेंट्स ही बुलाए जाते हैं, तो उनमें कोई ना कोई क्षमता तो होगी कि उन्हें वहां आने का मौका दिया गया। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में से सिर्फ 16 लोगों को मौका दिया जाता है, और उनमें से 4 महीने काटना एक बंद घर में, ये खुद में ही एक बहुत बड़ा टास्क है। तो आप कह रहे हैं कि वीक कौन है, मैं नहीं समझता कि उधर कोई भी ऐसा है जो वीक है। सब समझ चुके हैं, सब गेम को अच्छे से समझ चुके हैं, और सबने बहुत हार्डशिप्स देखी हैं, और सबके लिए एक ना एक टाइम ऐसा जरूर आया है कि जहां पर उनका इमोशनल टर्मोइल हुआ है। लेकिन काफी लोगों का मैं ऑरा देख चुका था कि काफी अंदर से अब स्ट्रांग है और फिनाले की तरफ देख रहे हैं, और सब में एक विनिंग एनर्जी जो होनी चाहिए वो ऑलमोस्ट मेरे को सब में दिखी है उनकी ऑरा में। ओके। अभी इन द सेंस मैंने इसलिए बोला, जैसे सुम्बुल है, वो कुछ भी कर नहीं रही खास, स्टैंड बहुत ही ज्यादा तो लीस्ट सुम्बुल इंटरेस्टेड सुम्बुल दिखते हैं। सुम्बुल के लिए तो मैंने आपको बोल ही दिया ना कि हाँ, फिनाले तक टिकना देखिए उसके लिए तो। मुश्किल होने वाला है, वो मैं ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुका हूँ आपके चैनल के थ्रू। हम्म। इसके अलावा स्टैन का भी थोड़ा हिट एंड मिस रहने वाला है। हम्म। और इसके अलावा अगर देखा जाए, शालीन अगर समझ जाते हैं तो टॉप 3 में दिखेंगे, नहीं समझ तो शायद फिनाले तक पहुंचना मुश्किल होने वाला हम्म।
ओके। तो ये तो पूरा बिग बॉस हो गया। इसके अलावा मैं सॉरी आपसे जानना चाहूंगी कि और कोई बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस से कभी कोई मुलाकात हुई, या उनके कभी एस्ट्रोलॉजी देखने का कभी कुछ ऐसा मौका मिला आपको? जी देखिए, ये मैंने अपनी पहले के इंटरव्यूज में भी कहा है। बिग बॉस एक पहला माध्यम बना है जहां मैं लोगों तक पहुंच पाया एक पब्लिसिटी के तौर पर। हम्म। और बिग बॉस बीइंग द नंबर वन रियलिटी शो इन इंडिया, और पहला प्लेटफॉर्म मुझे ऐसा मिलेगा, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि परम हम्म। परमात्मा की इतनी कृपा रही है। और कलर्स की टीम को और एंडेमॉल की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना केपेबल समझा कि मैं अंदर जाकर उनकी कंटेस्टेंट्स के बारे में उनकी प्रेडिक्शंस दे पाऊँ और उनको उनके भविष्य के बारे में बता पाऊँ। इससे पहले देखिए जी, अगर आप मेरे सोशल हैंडल्स को अगर फॉलो करेंगे, अगर हम्म। हिस्ट्री देखेंगे, तो काफी पॉलिटिशियंस हैं, काफी ब्यूरोक्रेट्स हैं, काफी इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं और काफी सेलिब्रिटीज भी हैं जिनको मैं अपनी नॉलेज का ज्ञान उन्हें दे चुका हूं। और उनकी लाइफ में कभी ना कभी मैं उनके काम जरूर आया हूं। किसी पर्टिकुलर की बात नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरे प्रोफेशनल एथिक्स मेरे को अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन एक बात कहता हूं, अभी तक जितना काम किया है वो सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से ही हुआ है। और देखिए, वर्ड ऑफ माउथ सिर्फ उसी इंसान का होता है जो कोई क्षमता रखता है, जो कोई नॉलेज पोजेस करता है और जो लोगों को रिजल्ट्स देने में सक्षम हो। सिर्फ उसी इंसान की माउथ पब्लिसिटी की जाती है, हम्म। राइट? करेक्ट। तो अगर अगर ये बिग बॉस का पहला प्लेटफॉर्म मिला है और यहाँ पर आने से लोग बात कर रहे हैं सिर्फ बैकलैश की कि मेरे को कितना बैकलैश मिला है यहाँ पर आने से, लेकिन वो बैकलैश टोटल 5% भी नहीं है अगर मैं कंपेयर करूं कि कितना ज्यादा प्यार मिला है पूरी हम्म। दुनिया से। हम्म। जैसे कि आज मैं बॉम्बे से चंडीगढ़ वापस अपने घर आया हूं, तो हम्म। कम से कम 10 से 15 लोग मेरे को मिले हैं और जिन्होंने मेरे को रिकॉग्नाइज किया है, जो कि लाइफ में मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। हम्म। जिन्होंने पूछा है, आप सॉरी शर्मा जी है ना जो कि बिग बॉस में आए थे 2 दिन पहले। तो हम्म। ये मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है और इसको मैं काफी देर तक एंजॉय करने वाला हूँ। राइट, 100%। वो लगा भी देख करके कि आप बहुत ज्यादा नॉलेज भी रखते हैं और लोगों को सही तरीके से पकड़ते हैं। तो वो बहुत जी जी इंटरेस्टिंग जी। चीज थी फॉर श्योर। इसीलिए मैंने आपको पकड़ा। सो नाइस ऑफ यू मिताली। सौंदर्य से आप मिले। सौंदर्य और गौतम का रिश्ता बहुत ज्यादा आपको पता होगा कैसा रहा, जी क्या देखिए, है उस पे एक्चुअल में? हम्म। देखिए उस पर भी ऑन एयर आ चुका है कि गौतम के बारे में मैंने सीधा सीधा कमेंट किया कि फीलिंग्स उनके ऑरा से काफी स्ट्रांग दिख रही थी, लेकिन गौतम के ऑरा से वो बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं था, वो सिर्फ गेम से रिलेटेड था। क्योंकि उनके ऑरा में वीनस और राहु बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिखे हैं, जिसका राहु वीनस के ऊपर ज्यादा हावी हो जाए तो वो हम्म। सिर्फ शुक्र को यानी ऑपोजिट सेक्स को यूज करना, उसका ओके। मतलब रहता है कि गेम के लिए मैं कैसे एक औरत को यूज करूं, एक रिलेशनशिप को यूज किया जाए हम्म। अपने आप को आगे दिखाने के लिए, जिसमें कि वो बहुत बुरी तरह असफल रहे हम्म। और बहुत जल्दी इविक्ट हो गए हैं। तो हम्म। आई एम श्योर सौंदर्या को भी वही चीज मैं बोलकर आया हूँ कि आपको अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करनी पड़ेगी और काफी चीजें जो ऑन एयर नहीं जा पाई बिकॉज ऑफ द टाइम कॉन्स्ट्रेंट, मैंने सौंदर्या को ये भी बोला था कि थोड़ा सा खतरा मंडराता दिख रहा है इस शो के लिए। एंड लक, अनफॉर्चुनेटली वो ऑन एयर नहीं हो पाया एंड शी हाँ। वाज द नेक्स्ट कंटेस्टेंट या हु वेंट आउट ऑफ द हाउस। या या तो सॉरी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ऐसे, तो हमारा पूरा टाइम निकल जाएगा। लास्ट के 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछती जी। हूँ। बिग बॉस की तरफ से कैसे आपको बुलावा आया, और मतलब ये आप इतने लकी कैसे हुए कि बिग बॉस की तरफ से सच अ बिग ऑफर यू गॉट? जी देखिए, यहाँ पर मैं दोबारा अगर मैं किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नाम लूं तो ये भी कुछ ठीक नहीं लगेगा। जैसे कि मैंने बोला, आप अगर मेरे इंस्टा हैंडल की तरफ जाएंगे तो काफी सेलिब्रिटीज हैं जो मुझे फॉलो करते हैं और पिछले 3 बिग बॉस के सीजन जितने भी हुए हैं, तो हर सीजन में पिछले 3 सालों से मेरे 2 से 3 कंटेस्टेंट्स रहे हैं। हम्म। तो एंडेमॉल की टीम ने और उन लोगों ने मेरे को टेस्टिमनीज भी दी हैं। तो एंडेमॉल की टीम ने कहीं ना कहीं जज किया होगा कि वो लोग जो बिग बॉस में आ रहे हैं वो टेस्टिमनीज दे रहे हैं मेरी, और पूरी टेस्टिमनीज मेरी इंस्टा वॉल पर भी नहीं है। अगर आप मेरी वेबसाइट पर जाओगे www.omegaastro.com, वहां पर ऑलमोस्ट काफी टेस्टिमनीज है, लेकिन अभी भी काफी नहीं है जो मैंने अपलोड नहीं की अभी तक। तो इन्हीं टेस्टिमनीज की वजह से, और जब भी हम कहीं बैठते हैं सोशलाइज करते हैं तो हम स्टोरीज डालते हैं, वो भी मुझे टैग करते हैं। अगर आप मेरे फॉलोअर्स की लिस्ट में देखोगे तो काफी ऑफिशियल अकाउंट्स आपको दिखेंगे जो कि मेरे को फॉलो बैक कर रहे हैं, है हम्म। ना? तो यही रीजंस हैं कि बिग बॉस की टीम ने, एंडेमॉल की टीम ने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने अपना एक इंटरेस्ट दिखाया। और मैं अपने आप को लकी समझता हूं, तो मैंने सोचा भी नहीं
हम्म। और मैंने बिग बॉस को ज्यादा फॉलो नहीं कर पाया, मैं अपने बिजी शेड्यूल की वजह से। तो फिर थोड़ा सा मेरे को और ज्यादा ध्यान से देखना पड़ा, ताकि मेरे को सबके एनर्जीज बहुत अच्छे से दिखे। तो फाइनली जो उसका आउटकम निकला है वो आप सभी के सामने आया है। बिल्कुल आया है 100%। जी। तो सौरिश बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और इसके बाद मैं जरूर आपसे पूछने वाली हूँ, तो आप प्लीज कहीं मत जाइएगा। और हाँ जरूर। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट हमारी तरफ से। ऐसे बिग बॉस जैसे बहुत बड़े प्लेटफॉर्म आपका वेट कर रहे हैं, तो प्लीज बी थैंक रेडी। यू सो मच, थैंक यू सो मच ऋचा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, टेक मीन्स अ केयर, लॉट। या बाय बाय बाय। गुड बाय नाइट। बाय बाय।